नमस्कार, VR1 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है अमेरिका। अमेरिका में हो रही हिंसा जो थमने का नाम नहीं ले रही। इस तरह की नस्लभेदी हिंसा पहली बार अमेरिका में हुई है। पहले से कोविड का दर्द झेल रहे अमेरिका में अब ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इसके क्या कुछ इम्प्लिकेशंस होंगे और इसके बारे में पूरी इनसाइड आउट हम बातचीत करेंगे। इसके लिए आज मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान इंटरनेशनल मुद्दों पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। 38 साल फौज में नौकरी के बाद 2 PhDs अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सर ने की है और उसके अलावा UNO में सर्व करने के साथ साथ LOC काउंटर इंसर्जेंसी पे भी सर्व किया है। ब्रिगेडियर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वरुण, थैंक्स अ लॉट। तो आज सर हम अमेरिका के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका में कोविड के बाद कोविड का दर्द ऑलरेडी झेल ही रहा है अमेरिका, और उसके अलावा अब एक और दर्द आ चुका है इस हिंसा का। इसकी जड़ में क्या है, क्यों ये हिंसा हो रही है, इस मुद्दे पर सर आप एक बार लाइट दीजिए। देखिए, ये जो अमेरिका में हिंसा हो रही है और आज शायद उसका मेरे ख्याल में 9वां या 10वां दिन है और ये पूरे कंट्री में फैल चुकी है। रादर कल तक शायद ये 21 स्टेट्स में फैल चुकी थी और बड़े बड़े शहरों में सब जगह है। वाइट हाउस के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, न्यूयॉर्क जैसी जगह में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसने पूरे के पूरे अमेरिका को एक तरफ से ग्रिप कर लिया है। और अमेरिका एरिया वाइज जो कि हिंदुस्तान से 3 गुना ज़्यादा बड़ा देश है। अब ये क्यों हो रही है, इसका एक छोटा सा कारण है। कारण इसका जो ट्रिगर था वो हुआ है मिनियापोलिस में, मिनेसोटा में एक ब्लैक था, जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था और वो पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई और उसका जो मौत के दौरान वाला जो उसका वीडियो था वो वायरल हो गया और इसको पूरे के पूरे अमेरिका ने इसको ग्रिप कर लिया है। हालांकि अमेरिका में जो रेसिज्म, कास्टिज्म जो है ये सबसे पहले था भी, परंतु अमेरिकन सोसाइटी इज़ अ लिटिल मोर मैच्योर्ड सोसाइटी, तो इस किस्म की छोटी छोटी घटनाएं होती थी पर वो इतना बड़ा तूल कभी नहीं पकड़ती थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक अश्वेत आदमी की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में और गोरे गोरे पुलिस वालों के हाथों, और पूरी की पूरी हिंसा फैल गई। और फैलने का आलम ये है कि इवन कुछ शहरों में इवन पुलिस वाले रॉयटर्स के साथ मिल चुके हैं। तो इस किस्म की ये बड़ा एक जो इसने रूप अख्तियार किया है, ये अमेरिका की हिस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है जो पहले कभी नहीं हुआ। जो अमेरिका विरोध करता था मोबाइल बंद कर देने का, इंटरनेट बंद कर देने का, डेटा बंद कर देने का, उसे आज इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। हर तरफ जो चीज़ें हो रही है वो आज तक कभी नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है। सर, इसके टाइमिंग पर अगर हम बात करें, इलेक्शंस आने वाले हैं, ऐसे टाइमिंग पर ये हिंसा का टाइमिंग से बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हिंसा है ये बहुत उग्र रूप धारण कर चुकी है। सो मच सो कि एक दिन मीडिया में ये बताया गया कि जब वाइट हाउस के सामने जो प्रदर्शन कर रहे थे वो इतने उग्र हो गए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक बंकर में शिफ्ट करना पड़ा। ये एक बहुत ही एक ग्रिम सिचुएशन में हो सकता है कि जब प्रेसिडेंट की फिजिकल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं पहली बार अमेरिका में हुई है कि पूरे मोबाइल टावर्स बंद करने हो, प्रेसिडेंट को खुद अंडरग्राउंड में जाना पड़ा हो, इस तरह से ये पहली बार हुआ है। पर सर, फिर से मैं उस मुद्दे पर आऊँगा कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग की मैं बताता हूँ आपको बात, टाइमिंग की भी। टाइमिंग का मैं एक मिनट डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट मैं अपना पूरा करना चाहूँगा कि नॉट ओनली कि प्रेसिडेंट की फिजिकल सिक्योरिटी खतरे में आ गई, ये मेरे ख्याल में अमेरिकन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि आर्मी हैज़ बीन कॉल्ड आउट टू क्वेल द वायलेंस। सो आज तक जो अमेरिका दूसरे देशों को बोलता है, कई बार शायद हमारे को इंडिया में भी बोला जाता था कि आप कश्मीर में मोबाइल क्यों बंद कर रहे हैं, इंटरनेट क्यों बंद कर रहे हैं, आर्मी को क्यों निकाल रखा है, शायद आज अमेरिका को वो एक टेस्ट नज़र आया होगा कि ये इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है। अभी जो इशू आपका टाइमिंग का है, टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि अमेरिका में इलेक्शंस आने वाली हैं और अगर आप पिछले 2 या 3 दिन से जो बाइडेन के जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, जो बाइडेन इस वक्त बहुत ही आक्रामक रुख में आ गए हैं।
जो बाइडन जो लास्ट इलेक्शन में वो एक एज ए प्रेसिडेंट के लिए भी रन करे थे, इस वक्त वो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए, अभी वो प्रेसिडेंसी के लिए रन कर रहे हैं। और वो एक बड़े ही सौम्य और एक सुलझे हुए और एक आई वुड से शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। परंतु यहाँ पे आके उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है, और जहाँ क्या कि उनकी अपनी पार्टी में उनके ऊपर उभरने का सवाल है। उन्होंने हेनरी क्लिंटन को मात दी, उन्होंने बेनी सैंडर्स को मात दी, और वो करके ऊपर उभरे हैं। तो इस वक्त इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये एक आई वुड से गंदा हथकंडा है जो अभी तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपनाती थी, और शायद डेवलप्ड वर्ल्ड इसको वर्ल्ड में ऐसी उदाहरण नहीं मिलते थे। तो शायद वो प्रक्रिया को इस वक्त वो अमेरिका में भी चली गई है, और ये एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। सर, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, उसको भारत की दृष्टि से देखा जाए तो, कि ये पूरा आंदोलन का क्या असर पड़ेगा वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उन पर। देखिए, जो भारतीयों पे पर से क्या असर पड़ेगा, असर तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इवन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त भारतीयों की पकड़ बहुत मजबूत है। परंतु जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो भारतीय हैं वो बराबर बराबर बटे हुए हैं डेमोक्रेट्स में और रिपब्लिकन्स में। तो इस वक्त शायद उनकी अपनी जो पोजीशन है वीज़ा वी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन सोसाइटी, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। रादर उनके पास एक लेवरेज हो जाएगी नेक्स्ट टाइम जब उनको रेसिज्म के ऊपर चार्ज किया जाएगा, या उनको बोला जाएगा कि तुम्हारे कंट्री में हिंसा हो रही है, या लोगों के राइट्स का हनन हो रहा है, या वहाँ पे गलत किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो शायद वो भी बोल पाएंगे कि भाई अब ऐसा ये अमेरिका में भी हो सकता है। सुपर पावर है अमेरिका, और उस सुपर पावर को पहले तो कर्ब करने की कोशिश की कोविड ने, अब कर्ब करने की कोशिश कर रही है वायलेंस, जॉब कट्स पहले से हो रहे हैं। इन सारी सिचुएशन को एक साथ हैंडल कैसे किया जाएगा? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इसके लिए इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बेसिकली हैं बिजनेसमैन। उनका सारा जो फोकस आज तक रहा है वो बिजनेस टाइज के ऊपर ही रहा है, और इसीलिए वो आज चाइना के साथ एक आई वुड से इकोनॉमिक वॉर पे हैं। और जहाँ तक उनका ये वायलेंस का एक्सपीरियंस है, वो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आर्मी को डिप्लॉय करने के बावजूद भी ये हिंसा आज 10 दिन हो गए हैं और पूरे देश में फैली हुई है, वो कम नहीं हो पा रही। पर यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमको ये भी पता है कि अमेरिका यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस वक्त चाइना के ऊपर बहुत हीट जनरेट कर रखी है एज इकोनॉमिक्स गोज। लाइक उन्होंने बोल दिया है कि अमेरिकन कंपनीज़ को कि जो जो चाइनाज़ में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं अपना बेस शिफ्ट करिए। और ये वैसे दुनिया के दूसरे देश जापान या जर्मनी वो भी अपने अपने शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने जो चाइनीज़ कंपनी ऑलरेडी अमेरिका के अंदर काम कर रही हैं उनके ऊपर एक नियम लागू कर दिया है कि उनको अभी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनीज नहीं हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ को अमेरिका से भी निकाला जा सकता है, और इसका चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मुहिम छोड़ रखी है पूरी दुनिया के अंदर। चाइना के अगेंस्ट इंक्वायरी की, फिर हांगकांग जिसके ऊपर चाइना ने नया रूल पास किया है, हांगकांग सिक्योरिटी बिल। अमेरिका ने बोला है अगर वो पास हो जाता है और चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल हांगकांग पे आ जाता है तो हांगकांग जो कि एक वन ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ वर्ल्ड मानी जाती है, तो उसको जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रही हैं वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। तो इन सब जो चीज़ों के साथ जो उन्होंने हीट जनरेट की है चाइनीज़ लीडरशिप के ऊपर, मैं यहाँ पे इन दंगों के पीछे चाइनीज़ लीडरशिप का हाथ या उनका पैसा या उनके समर्थकों का हाथ रूल आउट नहीं करूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी एक साजिश है चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो शायद इस वक्त जो बाइडन के साथ में डेमोक्रेट्स के साथ मिलके कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अपना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आदमी 2 ही बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत सकता है, यानी कि मैक्सिमम पीरियड इज़ 8 ईयर्स।
और ये अमेरिका में बहुत कम बार हुआ है, शायद 1 या 2 बार हुआ है कि एक प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक ही टर्म करी है, वरना हर कोई 2 करते हैं। तो इसमें अभी हमारा ये देखना बाकी है कि ये चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है या डेमोक्रेट्स की कॉन्स्पिरेसी है, बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बाइडेन को अपना करेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप को हटाने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगले कुछ दिनों में इस हिंसा पे कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि ये हिंसा अभी खाली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रही है, ये लूट, आर्सन, राइटिंग हो चुकी है। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को लूटा जा रहा है, मॉल्स में लूटपाट हो रही है, आग लगाई जा रही है। तो इस किस्म में जो इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शंस ऐसे साल के एंड में होती हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग है मेरे हिसाब से वो काफ़ी गिरेगी। लेकिन सर, एक चीज़ हमेशा से कही गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत हद तक इंडिया का या नरेंद्र मोदी फॉर्मेट का एक कॉपी कहा जाता है, या बहुत सारे चीज़ें लोग ये भी कहते हैं कि नेशनलिस्टिक अप्रोच वहाँ भी अपनाई जा रही है, यहाँ भी अपनाई जा रही है। इलेक्शन से पहले जो है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हुई थी, यहाँ पर भी अब हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि चाइना के खिलाफ जो हीट जनरेट कर रखी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो उनको फ़ायदा भी पहुंचा सकती है इलेक्शन में? देखिए, ये फ़ायदा तो डेफिनेटली पहुंचा सकती है, मगर अभी आपने एक नया छोड़ दिया, नेशनलिज्म। अभी नेशनलिज्म जो है कोई ये नई चीज़ नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो नेशनलिज्म अमेरिका से आ रहा है, इवन फॉर दैट मैटर चाइना से जो आया है, और नरेंद्र मोदी तो खैर इस बड़ी गेम के बड़े छोटे मोहरे हैं, मगर ये नेशनलिज्म के बारे में मैं आपको बताऊं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क ये है कि नेशनलिज्म में आप कहते हो एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर, तो वहाँ पे आप किसी दूसरे का नुकसान करना या उसको नीचा दिखाना, उसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जब इंग्लैंड में आज से कई 100 साल पहले सिविल वॉर हुई थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम था जेम्स हॉब्स। तो ये हॉब्स की थ्योरी है नेशनलिज्म की, जो शायद आज चाइनीज़ को या अमेरिकन्स को एकदम बिल्कुल ग्रिप कर चुकी है। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को से भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ लिया हो, या इवन फॉर दैट मैटर जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है इस वक्त डेमोक्रेट्स की, वो भी इसको क्यों इंडिया से उठा रहे हों, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। और शायद आज की डेट में आई वुड से दे हैव बिकम फॉर्मलाइज्ड कि अगर मैं ऑपोजिशन में हूँ तो मैंने ये सब तो करना ही है, चाहे देश जाए भाड़ में। ये हमारा आज का मुद्दा बन गया है। जब मैं गवर्नमेंट में आऊँगा तो मैंने इस तरीके से बात करनी है। तो ये चीज़ हो सकता है स्प्रेड हो रही हो, मगर ये जो हिंसा डेफिनेटली है, अगर ये हिंसा और 2-4 दिन नहीं रुकती है तो डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं वो इलेक्शन रिजल्ट्स में डेफिनेटली नीचे जाएंगी। वो इलेक्शन में अगर चुन के आए ना आए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर अगर वो चुन के आते भी हैं तो बहुत छोटे मार्जिन से चुन के आएंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, जो चाइना इंसेंटिव, चाइना इंस्टिगेटेड भी हो सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका भी कार्रवाई हो सकता है। तो सुपर पावर अमेरिका को पहले तो कुदरत के कहर ने हराया, और उसके बाद अब ये जो वायलेंस हो रही है वो वायलेंस अमेरिका के ऊपर किसी ग्रहण से कम नहीं है, जो लगातार चलती जा रही है, लगातार होती जा रही है। आज 9वां दिन है उसका। तो जाहिर तौर पर वर्ल्ड की सिचुएशन अभी साफ तौर पर देखी जा रही है। हम ऐसे ही मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे और लगातार आपको इंटरनेशनल मुद्दों पर पूरे सिंप्लीफाइड तरीके से बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और हमारे देश को उससे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। Brigadier Vijay Sagar Dhiman is a scholar warrior who has a distinction of having been awarded doctorates twice in international relations. His research is backed with his hands-on experience of having served the nation on the line of control with Pakistan. He has been a commander of insurgency grid in Kashmir, served with the United Nations, and has had multiple stints in different facets of life, including the tenets of cyberspace. As the Additional Director General of the National Cadet Corps, his passion for the motherland extended further into fortifying the youth of his country, which he pursues even today as the Vice Chancellor of a university. Today,
He actively trains and channels the energies of young Indians for joining the armed forces by being an astute trainer for the Service Selection Board. His methods of training are based on 12 years of extensive research and consultations with IOs, GTOs, and psychologists from different service selection boards. His progressive, dynamic, and focused coaching methodology has seen hundreds join the armed forces. A Harrison-trained psychometric analyst, he is an expert in training and motivating youth to play by their personal strengths towards the desired career paths. He has been able to guide the so-called less than 80 marks type students to blissful careers, entrepreneurships of their choice. 12 years of experience in career counseling has propelled many young students to successfully gain admissions in universities in India and abroad. Brigadier Vijay Sagar Dhiman also arms his students with life skills with a globally approved program by the International Coaching Federation, USA, of which he is a certified and accredited coach. His practical, hands-on approach with real-life inspiring stories facilitates students to assimilate the personality traits. This enhances the IQ, intelligence quotient, the EQ, emotional quotient, SQ, social quotient, and AQ, adversity quotient, resulting in a runaway success for any student. So what are you waiting for? Come join with Brigadier Vijay Sagar Dhiman, who is your sure bet to acme your life.